नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि पर्यावरण हम सब के लिए, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जीव जंतु और फ्लोरा फौना के लिए बहुत अहम है। लेकिन पिछले कुछ सालों से निरंतर जिस तरह मानव ने प्रकृति का दोहन किया है, उसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। निरंतर बढ़ता हुआ पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज हम सबके सामने है। लेकिन उस कड़ी में एक सबसे महत्वपूर्ण कारक या फैक्टर की अगर बात करें, प्लास्टिक। और प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जिसको हम सब वाकिफ़ हैं। दिनचर्या में हम कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नेचर में के लिए कितने हानिकारक है, इसके दुष्परिणाम हम सब इसके लिए वाकिफ़ हैं। और 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कुछ आइटम्स को बैन कर दिया गया है। और उसको लेकर न केवल एनफोर्समेंट बल्कि एक जन चेतना पैदा करने का प्रयास भी किया जा रहा है, ताकि प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन या उसके जो विभिन्न चीज़ें हैं उन पर रोक लगा दी जाए। आने वाले समय में कितने बेहतर परिणाम, या जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्लास्टिक के फुटप्रिंट्स को कम करने का प्रयास किया जाएगा। क्या एक साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए, ताकि हम इस पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज के सजा के रख सकें। यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सर्वप्रथम मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री रणदीप सिंह मनहास साहब बैठे हैं। आप वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं। आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और समय समय पर आपके विभाग द्वारा दिशा निर्देश, एनफोर्समेंट और अवेयरनेस करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं डॉक्टर विनोद शर्मा जी। आप हेल्थ ऑफिसर हैं, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। प्रयास आपके भी हैं कि कहीं ना कहीं अपने शहर से, अपने समाज से पॉलीथीन के इस दानव को दूर किया जा सके। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर दो महानुभाव। सर्वप्रथम प्रोफेसर अनिल रैना जी बैठे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, जम्मू यूनिवर्सिटी ये आप रह चुके हैं, और कई फॉर्म्स की आप यहाँ पर नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठी हैं मैडम मोनिका जमवाल जी, जाने मानी शिक्षाविद, और उसके साथ साथ आप पर्यावरण मैत्री के रूप में भी काम कर रही हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। रणदीप जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जो 1 जुलाई से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की कुछ आइटम्स को बैन किया गया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे और कितना दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा सर। शुक्रिया विवेक जी, आपके इस प्रोग्राम में सीधी बात से ही शुरुआत करूँगा जी। प्लास्टिक की उम्र ज़्यादा नहीं है, इसकी हिस्ट्री कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम पीछे 80 साल चले जाएं या 100 साल चले जाएं, तो हमारा जो अपना जीवन था बहुत सामान्य था जी। और हमारा एक गहरा संबंध था नेचर से। और तब हम बाज़ार जाते थे, थैला ले जाते थे, और बर्तन हम कॉपर के, ब्रास के और कांसे के यूज़ करते थे। इवन मिट्टी के बर्तन भी यूज़ हुआ करते थे। 21वीं शताब्दी में, जब से ये 20वीं शताब्दी में इसकी प्लास्टिक की उत्पत्ति हुई, और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक और ये पॉलीथीन जो हैं, ये कोई 30-35 साल पहले मार्केट में आए। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड डेवलपमेंट और हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस, पैकेजिंग प्रैक्टिसेस, ये एक ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये इसकी प्लास्टिक का यूज़ और उसकी वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में इसकी जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है वो डबल हो गई है। आज की डेट में अगर मैं आंकड़े शेयर करूं तो 200 मैट्रिक टन हम डेली प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन करते हैं इंडिया में। हालांकि पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो है वो 10 से 11 केजी है, जो कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत कम है। लेकिन इसके यूज़ से, इसके मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, उसके काफ़ी सारे परिणाम हैं हमारे सेहत पर और पर्यावरण पर पड़ते हैं। क्योंकि जैसे पॉलीथीन को बनाने के लिए बहुत सारे कलर्स, प्लास्टिसाइज़र्स और पिगमेंट्स यूज़ होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जब उन पॉलीथीन बैग्स में या उस सिंगल यूज़ डिस्पोज़ल में जब हम कोई गर्म चीज़ परोस के खाते हैं, तो वो केमिकल्स जो हैं वो उसमें मिक्स होकर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन टिश्यूज़ और
काफ़ी सारी ये कार्सिनोजेनिक भी होता है। अगर इसको हम ओपन बर्निंग करते हैं प्लास्टिक को, जैसे हमारे यहाँ कल्चर है थ्रो अवे कल्चर, हम यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं, जिससे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के साथ से इसका प्लास्टिक वेस्ट का काफ़ी एक अच्छा जो है तकरीबन हमारे JNK में, जहाँ इंडिया की बात करूँगा तो 8 से 10% जो है वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का पार्ट है प्लास्टिक का। और जब हम इसको ओपन बर्निंग करते हैं तो इससे बहुत डेडली जो हैं डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरॉन्स हैं, और जो फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, वो कार्सिनोजेनिक होता है, बहुत सेहत को ख़राब कर सकता है। तो इन सभी और बाकी पर्यावरण को जब से हम यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं इसको, तो आज आप देख रहे होंगे बरसात का मौसम है, हमारे शहर की जो नालियाँ हैं सब चौक हो चुकी हैं, और वैसे भी ढेर लगे होते हैं, जो डंपिंग साइट्स हैं वहाँ पे भी होता है, जानवर उसको कई बार खा लेते हैं, तो उनके लिए, उनके सेहत क्या जान के लिए भी हानिकारक हो जाता है, जान भी देनी पड़ती है। तो इस सब चीज़ों, इन दुष्परिणामों को देखते हुए हर साल 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं जी। और 2018 का जो विश्व पर्यावरण दिवस हमारे उसकी मेज़बानी हमारे देश ने की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि हम अपने देश से 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर देंगे, उसका यूज़ ख़त्म कर देंगे। तो उसी कड़ी में हमारे JNK गवर्नमेंट ने लीड लेते हुए 2019 में मार्च में एक SRO नोटिफाई किया था, SRO 231, जिसमें काफ़ी सारी जो डिस्पोजेबल आइटम्स थी, जैसे कप, प्लेट्स, ग्लास, स्पून्स, फोक्स, नाइफ्स जो प्लास्टिक की बनी हुई, वो उनको बैन कर दिया था 2019 से ही। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल 12 अगस्त 2021 में नोटिफिकेशन जारी की, जिसमें और आइडेंटिफाइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, जिसमें ईयरबड्स हैं, प्लास्टिक के बने ये फ्लैग्स हैं, कैंडी स्टिक्स हैं, फॉक्स, नाइफ्स और काफ़ी सारी चीज़ें, तकरीबन 21 चीज़ें जो बैन कर दी। इवन पैकेजिंग जो स्वीट बॉक्सेस के ऊपर करते हैं, या इनविटेशन कार्ड्स और सिगरेट पैकेट्स के ऊपर, सब चीज़ बैन कर दी है। तो हमारे यहाँ तो 2019 से बैन था। अगर आप देखेंगे कि यहाँ तो मुझे लगता है कि ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम सर्वे वगैरह करते रहते हैं पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से, तो तकरीबन जो आइडेंटिफाइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हमने बैन किए थे 2019 में, मेनली वही हैं जो भंडारे में यूज़ होते हैं, या बैंक्वेट्स में यूज़ होते हैं, या इवन रेस्टोरेंट्स में अब बहुत कम यूज़ होना शुरू हो गए हैं। इवन बैंक्वेट्स में भी, क्योंकि वो कंसेंट हमसे लेते हैं पोल्यूशन से, और हमें उस स्पेसिफिक कंडीशन लगाई होती है कि उसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पे JNK में आज की डेट में कह सकता हूँ कि 70% सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो यूज़ नहीं हो रहा है। तो जो थोड़ी बहुत आइटम्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बैन की हैं 1 जुलाई से, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से अवेयरनेस जनरेशन हो रही है। और मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ 3 यूनिट थे इसके JNK में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बनाते थे, उनको तो हमने 2019 में ही बंद कर दिया था। मैन्युफैक्चरिंग जो है JNK में बिल्कुल बंद है, और इसका जो बाहर से बना हुआ यहाँ पे आता है, तो उसका भी जो ट्रेडिंग है या जो स्टॉकिस्ट हैं, उनको हमने इन्वेंट्री नील करने के लिए जून में ही फाइनल डेट दे दी थी कि आप अपनी इन्वेंट्री नील कर दें। और अब जहाँ भी कहीं हमें मिलता है, और हमारे साथ और सारे डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनका भी योगदान है, पुलिस है, सब सीजर्स वगैरह कर रहे हैं, और पिनल एक्शन भी लिया जा रहा है। मनाज़ साहब, जिस तरह आपने पूरा पस मंज़र यहाँ पर पेश किया कि किस प्रकार क्या कार्रवाई की जा रही है, डॉक्टर विनोद मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। और जिस तरह रणदीप जी ने कहा कि पॉलीथीन और ख़ासकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जम्मू शहर की अगर बात करें तो नालियाँ अक्सर चौक रहती हैं। प्लास्टिक की अगर बात करें, पॉलीथीन बैग को लेकर चाहे PCB है, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, काफ़ी काम कर रही है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक और उसके साथ साथ जो पॉलीथीन बैग के दुष्परिणाम है, किस प्रकार इसको रोकने का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सामने आएगा सर? सर, यहाँ तक पॉलीथीन की जो बैन करने का सवाल है, मुझे लग रहा है काफ़ी देर से अवेयरनेस चल रही है, और काफ़ी देर से हम इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा 2012-13 में आपने मुझे बुलाया था, तभी मैं हेल्थ ऑफिसर था, और ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिया था पॉलीथीन को। बट समहाउ अब 10 साल के बाद मैं वापस आया हूँ यहाँ पर, तो सेम ड्यूटी मेरे को दी गई है कि पॉलीथीन जो है हमने ख़त्म करना है। और इसमें यही है कि 75 माइक्रोन से जो भी नीचे पॉलीथीन हमारे पास होगा, जो कैरी बैग होगा, उसको हमें बैन करना है और सीज़ करना है, फाइन करना है, कंपाउंड करना, जो हमारा चल रहा है। और जैसे सर ने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है
वो मुझे भी लग रहा है कि बहुत कम मिल रहा है मेरे को। काफ़ी शॉप्स में जहाँ हम जाते हैं काफ़ी अवेयरनेस है लोगों को, और जिनके पास हमें मिलता है वो इस चीज़ का मोस्टली एक्सक्यूज़ करते हैं कि हमें तो पता नहीं सर ये बैन हो चुका है, हमें तो ये मालूम है कि 15 से बैन है, जबकि क्लियर कट सबको मालूम है कि 1 जुलाई से पूरे इंडिया में इसको बैन किया गया है। कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है। 2 महीने से मैं यहाँ पर कॉर्पोरेशन में हूँ और 1 महीने से मैं खुद जितने भी मार्केट की एसोसिएशंस हैं उनको पर्सनली मैं इनवाइट करके उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, और हमारी जितनी भी टीमें हैं, हमने कुछ 4 टीमें बनाई हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जो IAC की टीमें हैं, जो पूरी अवेयरनेस जो है मार्केट्स में कर रही हैं। और मुझे लग रहा है कि दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। अगर अवेयरनेस की कमी होगी तो लोगों में होगी, खासकर वो लोग जो थोड़े गाँव वगैरह से आते हैं। कहने का मतलब यही है कि मेरी जो ड्यूटी है वो इसको रोकना है, और मैं किसी भी कीमत पे इसको रोकूंगा और ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ जो अवेयरनेस है वो चलती रहेगी, और क्योंकि गवर्नमेंट, जैसे इन्होंने बताया कि एक ही चीज़ है जिसको हमें बचाना है, एक ही प्लैनेट है, अर्थ है, जिस पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं हम ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि पॉलीथीन से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसके बहुत सारे काजेज़ है जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉलीथीन एक ऐसा मटेरियल है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। जहाँ तो हम सारे का सारा पॉलीथीन जो है बायोडिग्रेडेबल बनाना शुरू कर दें, 120 माइक्रोन से ऊपर चले जाएँ, उसके लिए काफ़ी समय लगेगा, और मुझे लग रहा है वो सक्सेसफुल भी नहीं होगा। कुछ चीज़ों के लिए हमें, जैसे पैकेजिंग मटेरियल जो हम बैन नहीं कर पा रहे हैं अभी, उसके लिए हमें कोई चाहिए सब्सिट्यूट की क्या करेगा, ताकि हम वो मटेरियल जो है बिज़नेस को भी देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसी चीज़ों को बैन किया गया है जो हम बैन कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल नहीं करने से ह्यूमन लाइफ जो है पॉसिबल है। उसमें कैरी बैग्स हैं, उनकी जगह हम, जैसे सर ने बताया, थैले वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दही दूध के लिए हम अपने जो बर्तन हैं, हमारे घरों के बर्तन हैं, उनसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ये एक्सक्यूज़ देना कि हमें पता नहीं है, गवर्नमेंट अवेयरनेस नहीं कर रही है, फाइन्स बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो किया जा रहा है वो सब कुछ ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए किया जा रहा है, प्लैनेट को बचाने के लिए किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि आजकल एक्सेसिव रेन्स हो रही हैं, एक्सेसिव फ्लड्स हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, जैसे अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं, और पॉलीथीन जो प्लास्टिक जो है, इसका वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट है जो जिसका पॉजिटिव फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि हम सब डिपार्टमेंट्स को मिलके, सिविल सोसाइटी को मिलके पूरी कोशिश करनी चाहिए कि लोग इसको इस्तेमाल ना करें। जब तक हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये बनता रहेगा। फैक्ट्रीज हमने बंद कर दी, क्लोज़ कर दी, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन मिलता है। 4-5 दिन से मेरी ड्राइव बहुत इंटेंसिव है, आपने फर्स्ट से, और काफ़ी फाइन किया जा रहा है, और काफ़ी पॉलीथीन मिल रहा है हमें। काफ़ी दुकानों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है बहुत मात्रा में मिल रहा है, और जो दूसरा पॉलीथीन है जो जिसकी 75 माइक्रोन से जो नीचे वाला जो है वो भी बड़ी मात्रा में मिल रहा है। जहाँ तक मुझे इल्म है, जहाँ नॉलेज है कि जम्मू में 75 माइक्रोन से नीचे पॉलीथीन नहीं बनता। मैं मान के जानता हूँ इस चीज़ को, और जो भी लोग हैं इसमें शामिल हैं, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी स्टैम्प होती है वो 75 माइक्रोन से ऊपर ही हम बनाते हैं। लेकिन जब आप ड्राइव पे जाते हो, जब आप सब्ज़ मंडी में जाते हो, फ्रूट मंडी में जाते हो, दुकानों पे जाते हो, तो आपको काफ़ी मात्रा में 75 माइक्रोन से नीचे पॉलीथीन मिलता है। क्या वो हम लोग बना रहे हैं, या वो यही बन रहा है, या बाहर से स्मगल हो रहा है? ये क्वेश्चन जो है हम सब पे है, क्योंकि इसको रोकना होगा। मैन्युफैक्चरिंग को भी रोकना होगा, और स्मगलिंग को भी रोकना होगा, और उस साथ साथ लोगों की अवेयरनेस को भी रोकना होगा। कहीं ना कहीं मैं दुकानदारों को, लोगों को इतना दोष देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सिंपल टू यूज़ है। आप जाते हो बाज़ार में, बड़ी अच्छी तरह से इसमें दही की पैकिंग हो जाती है, दूध की हो जाती है, सब्जियों की हो जाती है, लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग इफेक्ट्स देखें, अल्टीमेटली हमने अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या देना है? एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा प्लैनेट, और उसी पे सभी लोग काम कर रहे हैं। और वो तभी पॉसिबल है अगर हम इस पॉलीथीन को पूरी तरह से, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी जो सेल्स जो है, इसका यूज़ जो है वो ख़त्म करें। तो एफर्ट, सिंसियर एफर्ट हमारी तरफ से चल रही है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। सभी लोग हम साथ हैं, मेरे कमिश्नर सर, मेयर सर, सभी लोग जो कहते हैं कि इसको हमें किसी न किसी कीमत पे अंडर रूल्स रेगुलेशन जो हमें ड्यूटीज़ दी गई हैं, उनको देखते हुए हम इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर जी, जैसे आपने पूरे बताया कि क्या प्रयास होने चाहिए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत यहाँ पर होनी चाहिए। प्रोफेसर अनिल जी, मैं आपकी तरफ से आना चाहता हूँ। जो तस्वीर हमारे सामने है, पर्यावरण का जो विषय है आपके लिए कोई नया नहीं है, पिछले कई सालों से आप इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की अगर बात करें, लो यूटिलिटी एंड
पोटेंशियल ऑफ लिटरिंग और पोल्यूशन की अगर बात करें, ये इसमें आ रहा है। किस नज़रिए से सर इस बैन को देखते हैं और चुनौतियाँ कहाँ नज़र आती हैं सर? विवेक जी, आपका धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन किया है। लोगों में इसके बारे में चेतना जागृत करनी चाहिए, हमें बताना चाहिए उनको। जितनी भी हम अवेयरनेस की बात करें, चाहे अभी हमारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कम है। वो लोग बहुत कम अवेयर हैं इनके दुष्परिणामों से। बैन कर दिया हुआ उनको पता है, लेकिन उनका इफ़ेक्ट क्या है शायद वो कम जानते हैं। इसीलिए बार बार, चाहे वो इलीगली यूज़ करें, चाहे वो बाहर से मंगाएं, चाहे लोग इस्तेमाल डिमांड करें, वो होता है। जब तक उनके दुष्परिणामों का पूरी तरह से सोसाइटी को पता नहीं चलता, तब तक ये चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में ऐसा मिक्सअप हो गया है कि शायद हम चाह के भी इसको छोड़ नहीं पाएंगे। मैं तो कहूँगा हमारे खून में ही ये घुल गया हुआ है। जो प्लास्टिक है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है, ज़मीन में जाता है, वहाँ ये इसका विघटन होता है, ये डिग्रेड होता है, थोड़ा बहुत टूटता है, लेकिन पूरी तरह से कम्प्लीटली ये ख़त्म नहीं होता है। और माइक्रो प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं वो कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे पीसेज में होता है, और ये फिर फूड चेन के थ्रू हमारे ब्लड में भी जा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक शायद कोई 5 ग्राम के करीब एक इंसान हर साल प्लास्टिक इंजेस्ट करता है, अंदर खा लेता है। और ये जो बैन आया हुआ है ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। अब तो चलो हुआ है, बहुत अच्छा है। हालांकि 3 साल लग गए शायद, मुझे लगता है अगर मैं ठीक हूँ तो 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसका संबोधन में कहा था कि ये बैन होना चाहिए, और 22 हो गया हुआ। 3 साल तक हम इस सिस्टम में लगे हैं इसको पूरी तरह से बैन करने के लिए। चीज़ें भी कुछ जो आइडेंटिफाई की हुई हैं, जो 19 या 21 जो भी हमारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जो हमारी कमेटी बनी थी 2020 में ही शायद उसने आइडेंटिफाई कर ली थी। जैसे आपने कहा हुआ है, उनका लो यूटिलिटी है, हाई लिटरिंग वैल्यू है, और रिकलेक्शन या रिसाइकलिंग इनकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऐसा मिक्सअप होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं और जगह जगह में ये ज़मीन में आपकी गिर जाती हैं, फिर उठाना और इनको रिसाइकिल करना मुश्किल है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी से निकलना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये ऐसा घुल मिल गया है कि पूरी तरह से एकदम हम इसको बंद नहीं कर सकते। पर्यावरण के हिसाब से, ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, और इसका बैन होना बहुत ज़रूरी है, इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। हम प्लास्टिक रखना चाहेंगे या इंसानों की ज़िंदगी या दूसरे जानवरों की जो हमारी ज़िंदगी है वो इस सृष्टि पे रखना चाहेंगे? क्योंकि आने वाले समय में एक पेंडेमिक हमने अभी देखा है कोरोना काल में। ये डॉक्टर साहब भी ज़्यादा मेरे से सहमत होंगे, किस हद तक कोई भी वक्त आ सकता है जब प्लास्टिक के दुष्परिणामों के कारण एक पेंडेमिक शायद और आ जाए। ऐसी समस्या क्रिएट हो सकती है हमारी ज़िंदगी में, जैसे हम इंजेस्ट कर रहे हैं, नैनो प्लास्टिक जा रहा है, माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है, हमारे हेल्थ हैजर्ड्स इतने ज़्यादा इसमें एग्रीवेट हो जाएंगे कि शायद हम उसको करेक्ट ना कर सकें। क्या दुष्परिणाम होंगे वो तो अभी आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी तक उस ज़्यादा उस विस्तार में हमारी स्टडी भी शायद इतनी नहीं हुई है। पर्यावरण के हिसाब से भी आप देखिए, चाहे वो नदी नाले हैं, चाहे वो तालाब हैं, चाहे ज़मीन है, हर जगह हमें प्लास्टिक मिल जाएगा। और बैन हुआ है बैग्स, स्टेट में भी हमारे बैग्स हैं, बैन हैं प्लास्टिक बैग्स, और शायद और 20-25 शायद स्टेट्स हैं जहाँ पे प्लास्टिक बैग पूरी तरह से बैन है। लेकिन फिर भी इन सभी स्टेटों में अगर हम प्लास्टिक वेस्ट देखें या म्यूनिसिपल वेस्ट देखें, उसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की ही मात्रा होती है। जो बैंड स्टेट है, महाराष्ट्र जैसे मैं कहूँगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक आपका बैन है उस स्टेट में, लेकिन फिर भी आ रहा है। स्टेट में हमारी J&K में भी बहुत देर से बैन है, लेकिन अगर जो हम देखें तो म्यूनिसिपल वेस्ट में मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्लास्टिक की हमें मिल जाएगी। तो बैन तो एक अपना एक तरीका है जहाँ पेनल्टी इम्पोज करते हैं, जहाँ लोगों को डराते हैं। लेकिन जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक उसके दुष्परिणाम उनके अपने समझ में नहीं आएंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि बैन करना भी कोई ज़्यादा हमारा कारीगर नहीं होगा उसमें। क्योंकि लोग
जब डिमांड करते हैं तभी लोग चीज़ें मिलती हैं। मैं जाता हूँ दुकान पे, मैं कहता हूँ यार छोड़ परे डालो आप जी, तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल के ला ही रहता है। उसने भी रखे होते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को, ऐसे ग्राहकों को, क्योंकि ग्राहक वो भेजना नहीं चाहेगा। जो भी दुकानदार होगा वो कहेगा ठीक है जी, जैसे तैसे करके मैं आपको सामान दे दूंगा। मैं ही डिमांड करके उसको मना करूँ कि ठीक है जी मुझे नहीं चाहिए, चाहे मैं सौदा लूँ या नहीं लूँ, मैं सामान लूँ ना लूँ, मैं दूध दही या जो भी सामान आए वो मैं इसमें ना एक्सेप्ट करूँ, तो दुकानदार भी शायद ये चीज़ नहीं लेंगे। बड़ा अच्छा जिक्र हुआ कि बैन है फिर भी मिल रहा है, तो कहाँ से आ रहा है हमारा ये? कहीं ना कहीं से इलीगली हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, इसकी पकड़े भी जा रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी क्योंकि जो चीज़ बैन होती है उसकी डिमांड उसी हिसाब से ज़्यादा होती है और उसकी प्राइस भी उसी लोगों को हिसाब से मिलती है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास में, क्योंकि पूरी तरह से हमारा अल्टरनेटिव नहीं आ पाए। इसमें 3 साल हो गए हैं हमें अनाउंस किए हुए, और ये अल्टरनेटिव हमारे पास में 3 साल में हमें वक्त मिला है, बन जाने चाहिए थे। लेकिन जहाँ तक अल्टरनेटिव्स की बात है वो अवेलेबल ज़रूर हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन और उसकी प्राइस जो है इतनी अभी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। लोग डिमांड में जब लेते हैं तो प्राइस का फैक्टर एक लेते हैं। बिजनेसमैन तो चाहता है आपका जो स्ट्रा है, आपका कह लीजिए वो बैन हुआ है, बट जिन जिन प्रोडक्ट के साथ में स्ट्रा मिलती है वो अगर तो वो दूसरी स्ट्रा यूज़ करेंगे तो उनकी कास्ट बढ़ेगी। तो जो कंपनीज चाहती नहीं है, ब्रांडेड हैं या दूसरी हैं, वो चाहती नहीं है। अभी आपका सुना भी होगा कुछ कंपनीज ने डिमांड भी किया कि स्टॉक हमें ये बढ़ाने के लिए टाइम दिया जाए, हालांकि 3 साल मिल गए हैं उनको, लेकिन फिर भी कहते हैं जी 6 महीने की एक्सटेंशन हमें दे दीजिए ताकि हम इसका देखें, क्योंकि अभी प्राइस बहुत ज़्यादा है और हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर को दिक्कत आएगी या कंज्यूमर नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो वो अल्टरनेटिव्स जो आने चाहिए थे अब तक, और उनकी R&D इस हिसाब से होनी चाहिए थी इन कंपनीज के हिसाब से कि उनकी प्राइस इस टाइम तक इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए थी, ताकि लोगों का रुझान उस सब बढ़ जाए, कंपनीज का, कंज्यूमर्स का, और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो उन चीज़ों को यूज़ करते, और ताकि ऑटोमेटिकली आपका पॉलीथीन फेज आउट हो जाता। बट ये चीज़ें हमारी अभी तक हो नहीं पा रही हैं, और होना भी बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब ज़रूरत पड़ी है, जब प्रेशर पड़ेगा, ये लॉ बना है, लीगल एक्शंस होंगे, तो मैं समझता हूँ कि लोग R&D में भी इन्वेस्ट करेंगे, जाएंगे, और अल्टरनेटिव्स जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं उनकी कोई ना कोई और तरह से प्रोडक्शन होगी, ताकि उनकी प्राइस स्लैश होगी और फिर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और फिर आपकी इजीली अवेलेबल होंगे, और प्लास्टिक को फेज आउट करने में हमें काफ़ी मदद करेंगे। सर, जिस तरह आपने कहा कि एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की ज़रूरत है और उसको बड़े स्तर पर लाने की ज़रूरत है, मोनिका मैम आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो तस्वीर हमारे सामने है, बहुत बड़ी चुनौती उससे प्लास्टिक की, और खासकर इस एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से, बेशक टाइम लगा लेकिन लाया गया है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? शुक्रिया विवेक जी, आज के इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए। बहुत ही अच्छा कदम है ये जो सरकार ने उठाया है, ये बैन करने का। जितने भी हमारी प्लास्टिक चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आया बहुत देर से है, क्योंकि ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, मैं 2002 में जब पीजी कर रही थी तब हम लोग ये सुनते थे, हाँ ये ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये एसिड रेन होगी, प्लास्टिक ये जितना भी है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, स्किन कैंसर और बाकी इतनी हम लोग बीमारियाँ तब पढ़ते थे। तो आज तो 2022 आ गया है, अब तक हमने इसके ऊपर किया क्या है? मनहाज सर ने बताया कि 2019 से SRO पास हुआ था कि प्लास्टिक ये बैन है, और टाइम भी दिया गया था कि हाँ 22 तक तो हम लोगों ने टोटली फिनिश करना है ये सिंगल प्लास्टिक की, जो हम लोग यूज़ की जो प्लास्टिक चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कल ही मैंने बाहर से कुछ ऑर्डर किया था और वो फॉयल में लपेटा हुआ और आया, वो पैकेट में ही था, वो पॉलीथीन में ही आया था। सबसे पहली बात है कि माइक्रोन, हम लोग कहते हैं 75 माइक्रोन से ऊपर का ही हमने इस्तेमाल करना है। मेरे आगे आप 4 पैकेट्स रख दो, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि 75 माइक्रोन के ऊपर क्या है? इनफैक्ट एक आम आदमी को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपने 75 माइक्रोन से ऊपर का रखा है या कम का रखा है? तो सबसे पहले 75 माइक्रोन के नीचे का जो है पॉलीथीन आप आने ही क्यों दे रहे हो? आप कहते हो हमने सारी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी थी बंद कर दी है, बाहर से आ रहा है, तो मेक इट श्योर कि बाहर से भी ना आए, तभी तो हम सक्सेसफुल होंगे। अपने जितने भी ये बैन्स हम लोग कर रहे हैं, जब तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता बैन लगाने का कोई भी फ़ायदा है। इन्फोर्समेंट अच्छी होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी,
तभी फ़ायदा है। और उसके लिए आई थिंक वी आर ऑल इन्वॉल्व। अगर कल ही मैंने वो पार्सल जो भी मेरा आया, मैं वो पॉलिथीन में एक्सेप्ट ही ना कर, मैं उसको रिटर्न करती कि ये मुझे चाहिए ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम ही विल मेक श्योर कि ये हमने नहीं करना। और सिर्फ एक स्टेप लेने की देरी है, हम सब उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। आप अपनी रेडी मार्केट ही हमारे ये जो गांधीनगर एरिया में रखी हुई है, शाम को अगर आप वहाँ पे जाते हो, ऐसी कौन सी रेडी है जहाँ पे अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या वहाँ पे जाके चेक लगाया गया है, चालान किया गया है? सभी रेडीज पे आप देखोगे कहीं पे भी वो डिस्पोजेबल जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही है। तो मेक श्योर आप जैसे भी ये जो बड़ी बड़ी जगहें हैं जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एक दो बार चालान करें एंड मेक इट वायरल कि चालान हो रहा है, लोगों के अंदर डर आने दीजिए। जैसे कि हम लोग, मेरी आदत है, मैं हर साल छुट्टियों में हिमाचल ज़रूर जाती हूँ। इतने सालों से मैंने देखा है कि वहाँ पे पॉलीथीन पैकेट, सिंगल यूज़ प्लास्टिक होगा, डिस्पोजेबल्स अभी भी हैं, लेकिन पॉलीथीन बैग्स आपको नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट मैं अपने रिलेटिव्स के घर में जाती हूँ, वो पहले ही अपने वो कॉटन जो बैग्स वगैरह होते हैं वो डाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें पॉलीथीन नहीं मिलेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट जो है वीक है। अगर हम अपनी स्टेट से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम इंडिया की बात कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि इन्फोर्समेंट यहाँ पे ऐसी हो कि अगली बार जब हम मार्केट में खुद भी पकड़ा हुआ है तो हमें डर होना चाहिए कि चालान हो सकता है। बाकी इट्स थिंक कि हम लोग वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट, वी ऑल हैव टू डू समथिंग रिगार्डिंग इट। आप बोल देंगे हाँ भाई पॉल्यूशन कंट्रोल वाले करेंगे या सरकार अपनी कुछ टीम्स बनाएगी या डिपार्टमेंट्स वाले कुछ करेंगे, वैसा नहीं होगा। एक आम आदमी से लेके एक बड़े ऑफिसर तक मुझे लगता है सबको कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग हम करेंगे तो हम इतना बड़े जो प्लास्टिक पोल्यूशन विच इज़ अ प्रेसिंग एनवायरनमेंट इशू, तभी हम उसके रिगार्डिंग कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जिस आपने कहा कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हिमाचल का आपने जिक्र किया, लेह हमारा ही पार्ट था, जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी। आज लेह की तस्वीर देखिए, लेह लद्दाख, वहाँ पर तो पॉलीथीन बिल्कुल लोगों ने नकार दिया हुआ है। हाँ रणदीप जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एनफोर्समेंट की बात यहाँ पर निकल के आई है, और ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर तक 120 माइक्रोन से नीचे प्लास्टिक बैग पॉलीथीन था उसको भी फेस आउट किया जाएगा। किस प्रकार एनफोर्समेंट को और भी स्ट्रिक्ट बनाने की आवश्यकता है? और एक चीज़ मैं और आपसे और जानना चाहूँगा कि ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको टाइम दिया गया था, लेकिन फिर भी जो आइटम्स सिंगल यूज़ प्लास्टिक की है वो मार्केट में जहाँ जहाँ हैं, उनको किस प्रकार जिन शॉपकीपर्स ने वो रखी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? सर, जहाँ तक एनफोर्समेंट की बात है, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि 2018 में ही प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था, और मई 2018 में हमने हमारा बॉर्डर जो है लखनपुर, वहाँ पे हमने एक एंटी पॉलीथीन चेक पोस्ट 2018 में स्थापित की हुई है। और मैं कुछ डाटा शेयर करूँगा कि वहाँ पे हमने तकरीबन 1000 क्विंटल का सिर्फ लखनपुर में ही हमने जो सीज़र किया हुआ है, और पूरे जे&के में जो सीज़र है इसका तकरीबन 450 मैट्रिक टन जो है पॉलीथीन, इलीगल पॉलीथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमने सीज़ किया हुआ है। और पीनल एक्शन लेना हमने जो कंपाउंडिंग करना है लास्ट ईयर शुरू की है, और अभी तक मैं आपसे शेयर करूँगा कि 15 लाख रुपए का हमने जो है पेनल्टी लोगों पे डाली है। और ऐसा नहीं है कि इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है, ये हर जगह जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि मैन्युफैक्चरिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जे&के में बिल्कुल बंद है, और ये स्मगल ही कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इलीगल जब कोई चीज़ आती है तो स्मगलिंग से ही आती है। और जो भी जैसे पहले ट्रक में या टाटा मोबाइल में आती थी, तो वो एक्साइज डिपार्टमेंट भी वहाँ पे बहुत सक्रिय है लखनपुर में, और हमारी जो एंटी पॉलीथीन चेक पोस्ट है वो चेक करते हैं। तो अब क्या है, ट्रेंड आ गया कि अब पैसेंजर बसेस में भी आना शुरू हो गया, क्योंकि हम इससे डायरेक्टली लिंक्ड हैं, डील करते हैं, क्योंकि कोई भी सीज़र होता है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ही वो उसका केस चलता है, और जो भी पेनल्टी वगैरह होती है तो सीज्ड माल तो वो वहीं पे कॉन्फिस्केट हो जाता है, वो नहीं जाएगा क्योंकि इलीगल है, तो उसको दोबारा रीसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है ऑक्शन के प्रोसेस से। और अब काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ भी, ये हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट है 2007 में नोटिफाई हुआ था जे&के का, और उसके तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना और 1 महीने की जो है इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था। और अगर कोई सेम
इंडस्ट्री या सेम व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता है तो 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट थी और मिनिमम उसका जो कंपाउंडिंग या उसका पेनल्टी थी वो 10,000 तक थी। लेकिन 2020 में अमेंडमेंट हुई, जो 370 के एब्रोगेशन के बाद भी ये एक्ट जो है अभी इंटैक्ट है, और 2020 में जो 5,000 का 50,000 कर दिया गया। और अगर दूसरी बार कोई पकड़ा जाता है तो मिनिमम 10,000 उसको पेनल्टी होगी। और अभी जैसे मैं जिक्र करूंगा कि पिछले दिनों जैसे मैं पैसेंजर बसेस की बात कर रहा था, 1-2 बस पकड़ी गई और उसको हमने, क्योंकि 50,000 तक हम जुर्माना कर सकते हैं, 45,000 उसको जुर्माना भी किया और उसका मटेरियल जो लाखों का था वो भी सीज़ हो गया, कॉन्फिस्केट हो गया। और उस गाड़ी को हमने 15 दिन उसके बाद उसका जो है डिस्पोजल किया उस केस का। तो आप लगा सकते हैं कि इन्फोर्समेंट अगर 15 दिन कोई जो स्लीपर बस खड़ी रहे और इतना पेनल्टी दे के उसको छूटना पड़े, तो इससे मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट वो दूसरी बार ये गलती नहीं करेगा। तो इस टाइप की एनफोर्समेंट जो है हम कर रहे हैं। और भी सभी डिपार्टमेंट्स जैसे पुलिस है, एक SRO 243 निकला हुआ है, उसमें सभी पुलिस के ब्लॉक लेवल पे, JMC के, अर्बन लोकल बॉडीज़ पे सबको जो है ये कंपाउंडिंग की पावर्स दी गई हैं। तो हमें चाहिए कि सबको गवर्नमेंट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जैसे मैम ने कहा कि मैं कहूँगा कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज लेवल पे अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। और स्कूल लेवल पे हमारा ये नेशनल ग्रीन कॉप रहता है, उसमें हम अवेयर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग, मैं और आप, इसको ना नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के करने से जो करना था नोटिफिकेशन कर दी, बैन कर दिया, और जैसा मैम ने कहा कि मैं मना कर देती कि मैं नहीं लूँगी, तो दूसरी बार वो कंपनी दोबारा बेचती नहीं उसको। तो हमें इस लेवल पे जाना पड़ेगा। और जो दिसंबर की बात चल रही है कि 120 माइक्रोन, जी, ये जो, क्योंकि पॉलीथीन कैरी बैग हमारे यहाँ बैन नहीं है जी, ये पहले तो माइक्रोन का कोई जिक्र नहीं था। हमारा 2008 में SRO 182 इशू हुआ था, उसमें हमने कम्प्लीटली बैन किया था, ब्लैंकेट बैन था। लेकिन यही हाई कोर्ट की भी उसमें इंटरफेरेंस रही, लेकिन नहीं हो पाया, रिज़ल्ट नहीं आ पाया। तो उसके बाद 2016 में, क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल था वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, उसको 2016 में अमेंडमेंट हुई उसकी, और काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से उसको लाया गया। उसमें क्योंकि इंडस्ट्री इन्वॉल्व है और इकॉनमी भी इन्वॉल्व होती है, काफ़ी हद तक लोग जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी पिछले 50 सालों में ही, तो उसको एकदम ब्लैंकेट बैन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप 2016 में 50 माइक्रोन से नीचे का जो पॉलीथीन था उसको बैन किया था। 50 माइक्रोन एंड अबव जो है वो अलाउड है। और जो नोटिफिकेशन 2021 में आई है, अगस्त 21 में, उसमें सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन को 75 माइक्रोन कर दिया गया। आज की डेट में 75 माइक्रोन के नीचे का पॉलीथीन जो है बैंड है, 75 माइक्रोन एंड अबव लीगल है, यूज़ हो सकता है। और यही जो दिसंबर 2022 के बाद, यानी कि जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन हो जाएगा। तो इससे क्या है कि देखिए, जहाँ तक इसका पॉलीथीन का यूज़ का, क्योंकि ये एक जब आया है तो ये हमें ऐसा लगता था कि ये वरदान बन के आया है, लेकिन आज की डेट में ये अभिशाप बन गया है। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं अगर हम इसका जुडिशियस यूज़ करें तो इसका जो है इतने दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। उसके लिए भी हमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर पॉलीथीन में, जैसे जो अलाउड है, लीगल है, उस पॉलीथीन में अगर मैं सब्जी या फ्रूट लेके आता हूँ और मैं वो यूज़ करके इस पॉलीथीन को बाहर नहीं फेंकता हूँ, रख देता हूँ, तो इसका कोई परिणाम जो दुष्प्रभाव मेरी सेहत पे या एनवायरनमेंट पे नहीं पड़ेगा। और अगर मैं उसी पॉलीथीन में, कई बार हम देखते हैं जिन लोगों को जानकारी नहीं है, वो गर्मा गर्म चाय भी ले आते हैं, दूध ले आते हैं, या गर्मा गर्म चने वगैरह जहाँ जो भी पैकिंग करके ले आते हैं, तो उस चीज़ से हमारी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। एक तो ये है कि इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, जुडिशियस यूज़ करें तो उसके इतने दुष्प्रभाव नहीं रहते हैं। और जो हमारा थ्रो अवे कल्चर है, यूज़ एंड थ्रो, उसको ख़त्म कर दे, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है ये रिसाइक्लेबल है, ये वेस्ट नहीं है। इसको वेस्ट तभी होगा जब हम इसको वेस्ट करेंगे।
नहीं तो ये रिसाइकल होके अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बहुत है, तो इसकी रिसाइकलिंग वैल्यू भी ज़्यादा है। अगर बहुत ख़राब भी पॉलीथीन होगा तब भी 10-15 रुपये किलो में बिक जाएगा। और ये जो पेट बॉटल यूज़ होती है, जो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर है, इसकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये तो 50 रुपये किलो से ऊपर से का रेट है इसका। सर मैं दोबारा पे आऊँगा। डॉक्टर विनोद जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मोनिका मैम ने एक चीज़ का जिक्र किया कि कल इन्होंने एक ऑर्डर दिया था, वही सामान जो बैन है वही मिल रहा है। उस दिशा में क्या कदम उठाने की ज़रूरत है एनफोर्समेंट को लेकर? 1 जुलाई से ही बैन हुआ मैम, सिंगल यूज प्लास्टिक अभी ज़्यादा देर तो नहीं हुई है, पहले अलाउड था ये। साइक को बदलना है, आपने तो साइक को बदलना। अब जो है कि 4-5 दिन ही हुए हमारा ड्राइव, पहले क्यों अवेयरनेस कर रहे थे 1 महीने से, तो 1 जुलाई से हमने फाइन करना, कंपाउंड करना शुरू कर दिया है। उस बात के लिए मैं आपको श्योर करता हूँ 7-10 डेज़ के बाद आपको कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स में तो नहीं मिलेगा, और ना मैं रहने दूंगा वो तो क्योंकि उससे पहले अलाउड था तो उसको हम कुछ कर नहीं पाते। बाकी रही माइक्रोन की, अब मुझे लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट है वो स्टेप वाइज आ रही है, जैसे जैसे माइक्रोन बढ़ते जाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी और उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। जैसे आप बोल रहे थे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो बड़ा इजीली आइडेंटिफाई होता है, मोटा होता है काफ़ी ज़्यादा, इतना मोटा होता है कि मतलब आप मजे से उसको देखो, और स्टैम्प होता है, जो अच्छी फैक्ट्री होगी उसको पूरा स्टैम्प करेगी, उस पर लिखेगी 70 माइक्रोन से अबव, और जो जिस पर नहीं लिखा हुआ वो जो पतला है बिल्कुल, वो आप देख लीजिए वो सारा स्मगल्ड है। तो हम भी जब जाते हैं तो वो बड़ा आसानी से पता चलता है कि 75 माइक्रोन से ऊपर है या नीचे है, तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई थिंक कस्टमर जो है उसको अगर हम थोड़ा अलग कर दें, क्योंकि उसको सामान चाहिए तो वो मजबूर होता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 70 माइक्रोन से नीचे जो पॉलीथीन है हम अपनी स्टेट में एंटर नहीं होने दें, मैन्युफैक्चर को हमने बंद कर दी, उसको एंटर नहीं होने दें, और अगर कहीं की दुकान पे कहीं मिलता है तो हम उसको सीज करें, फाइन करें। थोड़ी सी नेचुरली जो मार्केट की डिस्कशन है, जो मैं देख रहा था, मैं अपने रिव्यूज़ देख रहा था, जो एक बनाया था अभी, वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा वीडियो, उसमें मेरे भी व्यूज़ हैं, लोगों के व्यूज़ भी हैं। लोग पूरी तरह से इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हर बार उनको यही होता है, 2 तरह के मुझे लोगों से व्यूज़ मिलते हैं। एक व्यू ये मिलता है कि हमें तो पता ही नहीं, वो बिल्कुल अनजान बन जाते हैं कि ये बैन है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि किसी को नहीं पता कि ये बैन है। दूसरा, ऑल्टरनेटिव्स। बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव्स, जो चीज़ गवर्नमेंट बैन करती है, मुझे लगता है गवर्नमेंट के दिमाग में ऑल्टरनेटिव्स होते ही हैं। अगर उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है तो उनको मालूम है कागज़ की चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टील की चीज़ें अवेलेबल हैं, मज़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव्स के बिना गवर्नमेंट कोई चीज़ बैन करती है। अगर 75 माइक्रोन से नीचे वाला बैन किया है, 70 माइक्रोन से ऊपर वाला बैन नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट बिजनेस कम्युनिटी के साथ है, लोगों के साथ है कि हम इसके बिना लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। 120 माइक्रोन से और थिक हो जाएगा, उसकी कास्ट और बढ़ जाएगी। और जब एक एनवलप जो है 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है कि लोग जैसे बाहर फेंकते हैं, नालियों फेंकते हैं, नालों फेंकते हैं, उसको एक अच्छी पोजीशन देंगे, अपनी किचन में उसको अच्छी तरह से रखेंगे, उसको बार बार यूज़ करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक रिसाइकल हो जाएगा। क्योंकि हम इसको रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं, जो चीपर जो अवेलेबिलिटी है पॉलीथीन की, प्लास्टिक से, क्योंकि इसको हम रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत सस्ता है, इसलिए सारा सामान जो है वो डस्टबिन में, आपने देखा होगा, वो सारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जाता है, और हमें भी मैनेजर उठाना पड़ता है। उसके बाद हम सेग्रीगेशन करते हैं, वो सारा प्रोसेस चल। सॉलिड वेस्ट एक मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक होगा, उसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बाद में बात करेंगे कि वो सारा कुछ चल रहा है, वो सारा एक प्रोसेस में है, और 1 साल के अंदर अंदर वो सारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिस्टम। लेकिन कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी जब कोई काम करती है तो ऑल्टरनेटिव्स वगैरह सब कुछ उसके दिमाग में होते हैं, और एक कोई कमेटी जो होती है, वो अच्छे लोगों की कमेटीज होते हैं, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं। लेकिन ये जो स्मगलिंग है, ये सिर्फ पॉलीथीन की, बाकी चीज़ों के भी हम नहीं रोक पा रहे। ड्रग्स वगैरह सब बैन है, लेकिन आप देखिए जी, ड्रग एडिक्शन काफ़ी कॉमन है। मैं एज ए डॉक्टर मुझे मालूम है कि कितने लोग जो है वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं जम्मू में। तो आप स्मगलिंग को पूरी तरह से बैन करना, मुझे लगा है एक चैलेंज होता है, जॉब होती है सबके लिए, और सभी टीमें जो हैं वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पोटेंशियल से, अपनी कैपेसिटी से, अपनी इंटेग्रिटी से, ऑनेस्टी से काम कर रही होती हैं। तो एज ए हेल्थ ऑफिसर ऑफ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैं इतना ही एश्योर करता हूँ कि लोगों को हम अवेयरनेस पूरी देंगे। वो दे आर वेलकम टू आवर ऑफिस, और हमारी टीमें खुद भी जाती रहती हैं उनके पास। लेकिन 75 माइक्रोन से नीचे और सिंगल यूज प्लास्टिक ये जम्मू में, मैं सबको एश्योर करता हूँ, ये 2-3 हफ्ते के बाद आपको मिलेगा नहीं। प्रोफेसर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक जो आम जनता का तासुर ये है, और फीडबैक भी लोगों का यही आता है कि जो मल्टी ब्रांडेड चिप्स हैं, लेज़ हैं या कुरकुरे हैं,
उनके जो जिसमें पैक करके आते हैं वो भी एक बड़ा कारण है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर, लिटरिंग को लेकर। और वो लोगों का मानना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि बड़े बड़े नामी गिरामी कंपनीज हैं, और लेकिन पोल्यूशन और प्लास्टिक के दुष्परिणाम उनसे भी ज़्यादा हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए सर, ऐसी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत जगह हमारे अर्बन में नहीं, इवन रूरल एरियाज में भी आजकल स्प्रेड हो चुके हैं। लेकिन एक जो हमारी लॉज बने हैं या रूल्स बने हैं वेस्ट के, खासकर प्लास्टिक में, उसमें ये जो EPR की कंडीशन है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। और अब इतने टाइट हो गए हैं कि दे हैव टू डू इट। जो भी हमारी ब्रांडेड कंपनीज हैं, दे हैव टू डू इट। सबसे बड़ा इशू आता है उनका क्या नाम, कलेक्शन का और देन भेजने का, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा है जहाँ से शायद वो कलेक्शन भी नहीं कर पाते। एक प्रोविज़न ज़रूर है और उसी को इम्प्लीमेंट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो आपकी EPR जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती या स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो कंपनीज कर जाती हैं गड़बड़, क्योंकि उसमें उनका नुकसान है, क्योंकि इतना ज़्यादा सारे हर जगह से, हर स्टेट से, हर नुकन कॉर्नर से कलेक्शन करके एंड देन दे हैव टू डू। हालांकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मल्टीलेयर्स प्लास्टिक में आता है उनके पास में आता है। और वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है, खाली हमारा प्लास्टिक जो कैरी बैग है वही नहीं है, ये चीज़ें भी वही सारा उतना ही नुकसान करती हैं, उतनी ही ड्रेन चोक करती हैं, उतना ही सॉयल पोल्यूट करती हैं, उतना ही वाटर पोल्यूट करती हैं जितनी बाकी चीज़ें करती हैं। हालांकि प्रोविजंस हैं, बट इम्प्लीमेंटेशंस में फिर एक मैं कहूँगा कि आता है। लेकिन अभी जो रूल्स आए हैं उसमें ये उसको शायद ज़्यादा स्ट्रिक्टली उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की गई है। और फिर मैं कहूँगा कि हमारे पास में आल्टरनेटिव्स आने चाहिए, लेकिन आल्टरनेटिव्स में भी हमारी समस्या रहती है, क्योंकि हम एक चीज़ से शिफ्ट होते हैं दूसरी चीज़ में और उसके दुष्परिणाम हमारे पास में स्टडी नहीं होते हैं। कितने होते हैं, हम बल्ब से गए CFL में, CFL से गए फिर LED में, लेकिन जो बीच में हमारी ये सारी चेंज ट्रांजिशंस हुई हैं, तो इनमें CFL के क्या नुकसान हैं, उसकी डिस्पोजल हमारे पास में नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। LED का क्या हमारे पास में डिस्पोजल का प्रोविज़न है, वही सारा ये वेस्ट डॉक्टर साहब एग्री करेंगे, ये सब हम म्यूनिसिपल वेस्ट में डालते हैं। बिल्कुल। और वहाँ सेग्रीगेशन होनी हमारी नहीं है पॉसिबल इस लार्ज स्केल पे, जब तक हमारी सोर्स में सेग्रीगेशन ना हो जाए। मोस्ट मेजॉरिटी जो हमारा जो बल्क है वो हमारा जो डिग्रेडेबल है, जो वेजिटेबल्स का है या जो भी घर से म्यूनिसिपल वेस्ट निकलता है, मैक्सिमम जो है हमारा वो डिग्रेडेबल है, जो घर में ही हमारा सेग्रीगेट हो जाए और घर में ही हमारा कंपोस्टिंग हो जाए उनकी। हर घर में हमारी अगर जो कंपोस्टिंग का प्रोविज़न हो तो इन पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, उसको कलेक्शन का और ट्रांसपोर्टेशंस का और उसको फर्दर हमारा अटेंड करने का। तो जो म्यूनिसिपल वेस्ट है वो हम वेस्ट नहीं, आज का रिसोर्स मान के चलते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, दैट इज़ ए हमारा रिसोर्स है। जो दूसरा हमारा है उसको भी हम आजकल जो सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम देते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का नहीं देते, बिकॉज दैट इज़ ए सोर्स। अगर हम प्रॉपरली उसको यूज़ करेंगे तो जितने हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो उससे ज़्यादा, जितना उनका खर्चा नहीं उससे ज़्यादा वो कमा जाएंगे अगर तो वो प्रॉपरली उसको हैंडल करेंगे। तो हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर्स अगर जो इस्टेब्लिश होते हैं हर नुकन कॉर्नर पे अच्छी तरह से होते हैं, हर घर में हमारा खासकर जो हमारा जो अपना घर का प्रोड्यूस वेस्ट है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारा कुछ होता है, तो बहुत एक म्यूनिसिपैलिटी पे, गवर्नमेंट पे बहुत कम लोड पड़ता है उसका, क्योंकि कलेक्शन में मेजॉरिटी जो आपका जाता है, मैं देखता हूँ घर से लोग कलेक्शन करने आती हैं जो भी लगे हुए हैं, उसमें 70 to 80% तो वही वेस्ट होता है जो हमारा डिकम्पोज हो जाए और जो हमारा खासकर चल जाए कंपोस्टिंग में बन जाए वो। लेकिन वो पॉसिबल ना ही लोग अवेयर हैं भी तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है वो। मुझे पता है मेरा ये वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं खुद उसके लिए शायद कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो वो चीज़ें जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी, और इम्प्लीमेंट हमारी खाली लॉ बनाने से नहीं होती है, इम्प्लीमेंट हमारी होती है एजेंसीज़ के थ्रू, लोगों के थ्रू। जो जब तक लोग नहीं जागरूक होंगे, मैंने शुरू में ही कहा था, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इन चीज़ों में, तो ये चीज़ें हमारी सिर्फ कागज़ में ही रह जाएंगी। बहुत से लॉ बने, बहुत से रूल बने, वेस्ट मैनेजमेंट का है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल के हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, लेकिन सक्सेस उसी में मिली है जहाँ पब्लिक की कंट्रीब्यूशन आई है। पब्लिक ने
खुद बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है, वही चीज़ें हमारी चलने वाली होती हैं। एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट या एज ए पर्सन कंसर्न्ड विद द इन्वायरमेंट, अगर मैं कहूँ कि लोगों को जब तक इस चीज़ों के बारे में नहीं पता लगेगा कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं कैसे इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और चाहे 2 पैसे, आजकल लोग तैयार हैं, पैसे भी लोग, इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी है, बहुत सारे लोग कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, और वो 4 पैसे 5 पैसे 5-10 रुपये दे के चीज़ महंगी खरीदने के लिए तैयार होते हैं, अगर अवेयर होंगे कि इसके बाद में मुझे कितना भुगतान पड़ेगा। ठीक है, ये हेल्थ का, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या हेल्थ हैजर्ड्स बन के हमारे सामने आएगी, क्योंकि हम इंजेस्ट कर रहे हैं प्लास्टिक, ये हम खा रहे हैं। पानी की बोतल हम लेते हैं, ठीक है जी, लिया हमने, पी लिया, साफ नज़र आता है, बट उसमें कितने नैनो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, जो गर्मी में पड़ी रहती है वो पानी की बोतल, ठंड में फ्रिज में तो होते नहीं है, वहाँ से वो उसमें मिक्सअप होते हैं, बोतल में ही पता नहीं वो 6 महीने या 4 महीने कितना भी उसकी ड्यूरेशन होगी पड़ी रहेगी, तो वो तो नैनो पार्टिकल तो उसमें जाएंगे ही जाएंगे। ज़मीन से आपके प्लांट्स के थ्रू, फूड के थ्रू हमारे में इंजेस्ट होते हैं, हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में जा रही हैं, हमारे जिस्म में जा रही हैं, और आने वाले समय में, क्योंकि ये डिग्रेड तो होना नहीं है, ये डाइल्यूट होना नहीं है, किसी की किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, किसी के हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, और वो कब ये एक्सप्लोड होता है कह नहीं सकते हैं, बट पॉसिबली ये है कि आने वाले समय में कभी ना कभी ये जो साइन, अलार्मिंग साइन है हमारे, ये हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करेगा, और उससे पहले ही हमको अवेयर होना है। ये सारी चीज़ें हमें करनी है, जो हम कहते हैं 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स, वो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, रीयूज़ करना है, रिफ्यूज़ करना है, रिसाइकल करना है, ये चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है। इन चीज़ों में हमें अपने आप को कंट्रीब्यूट करना है, हमें इसके अल्टरनेटिव ढूंढने हैं, और अल्टरनेटिव्स भी ऐसे ढूंढने हैं कि कल वो भी ना हमारे लिए समस्या क्रिएट कर दें। बाद में कागज़ को छोड़ के हम प्लास्टिक पे गए थे, क्योंकि कागज़ से हमारे ट्रीज़ में बहुत नुकसान होता था। अब दोबारा कागज़ पे जाएंगे तो ट्री तो हमारे कम ही हुए हैं, बड़े तो नहीं हैं, तो वो दोबारा से वो समस्या रहेगी हमारे साथ में। तो और हम जो बॉटल्स के हैं उसके लिए ठीक है, मेटालिक बॉटल्स हम यूज़ कर रहे हैं, कापर करेंगे, अच्छा रहेगा हमारे लिए। और ऐसी भी नहीं थी कि इसके बिना हम नहीं रह रहे थे। हमारी सोसाइटी, हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। प्लास्टिक तो जैसे कहा गया है कि ये तो 20th सेंचुरी में ही आया है अभी, तो उससे पहले भी तो हम रह रहे थे बिना प्लास्टिक के भी। तो हमें एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि इसके बिना भी हम, और जितना मिनिमाइज़ कर सकें, क्योंकि एडवांसमेंट होती है, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद हमारे में जो बॉडी में स्पेयर पार्ट पड़ते हैं उसमें भी बहुत सारी मेडिकल, उसमें भी डॉक्टर साहब अवेयर होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक में ही हम करते हैं। अच्छा प्लास्टिक है, क्वालिटी अच्छी है, उसकी लाइफ अच्छी है, लेकिन बिना जीरो प्लास्टिक के शायद हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये आया है। लेकिन कहीं ना कहीं उस हद तक इसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी सोसाइटी को, या एज ए ह्यूमन बींग्स, या एज ए ऑर्गेनिजम्स, एज ए लाइफ, एनिमल्स, ह्यूमन, वो सर्वाइव कर सकें इस प्लेनेट पे। क्योंकि ये प्लेनेट जैसे कहा गया है एक ही प्लेनेट है, ठीक है ना। हमारे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ उसमें सिस्टम्स हैं, और उसमें एक अर्थ है जहाँ ये लाइफ है, और इसका इन्वायरमेंट बहुत यूनिक है। और ये इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गया तो जिस इन्वायरमेंट में हम एडजस्टेड हैं, लाइफ एडजस्टेड है, तो कल को लाइफ तो रहेगी, बट ये वाली कंडीशंस में ये वाली लाइफ नहीं मिलेगी। और कहा गया है कि आने वाले समय में, अभी उसमें मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है। और इन्वायरमेंट कैसे चेंज होगा, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ह्यूमन बींग्स की रहेगी, क्योंकि हम ही जो वो हरकतें कर रहे हैं, और उससे वो सारा पर्यावरण चेंज होगा। और अगर पर्यावरण चेंज होगा तो ये जो कंडीशंस हैं ये भी चेंज होंगी, जो इन्वायरमेंट की फैक्टर्स हैं, सेटिंग्स हैं, ये चेंज होंगी। और जो जीव जंतु इस टाइम इस पर्टिकुलर कंडीशंस में एडजस्टेड हैं, वो नहीं रहेंगे। कोई नए किस्म की जीव आएंगे जो इस पूरे हमारे जो अर्थ प्लेनेट को, इसको डोमिनेट करेंगे, ह्यूमन बींग्स नहीं रहेगा। और तभी ये कंडीशंस हम बचा के रखनी है। चेंज इज़ द साइन ऑफ लाइफ कहते हैं, तो चेंज तो है ही है, और नेचर चेंज भी कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा चेंज की हमने बढ़ा दी है अपनी एक्टिविटीज़ से, कि आने वाले समय में यही चीज़ें हमारे लिए दुखदाई होंगी, और उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए हमें काम करना है। उन्हें मैम 2 चीज़ आपसे जानना चाहूँगा एज इन द कैपेसिटी ऑफ एजुकेशनिस्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि साइक को बदलने की आवश्यकता, और प्लास्टिक इतनी जल्दी बाहर नहीं जा सकेगा, क्या स्कूल के बच्चों को टू कैच दम यंग
ऐसे करिकुलम लाने की आवश्यकता है जो इन दुष्परिणामों को और एक हेल्दी प्लेनेट की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर कर सकें? और दूसरा, अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मुझे लगता है एक बिहेवियरल चेंज लाने की आवश्यकता है, वो हम सबको अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा जी। हमारा जो एज ओल्ड कल्चर था वो हमें फिर से उस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपने अभी भी देखा होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो शीशे के या प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं पसंद करते, वो अभी भी स्टील की प्लेट मांगेंगे, स्टील के ग्लास मांगे, हमने उसी में खाना खाना है क्योंकि उसका महत्व था। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि मैं एज स्कूल करिकुलम में क्या चेंजेस लाएं, और वो आने भी चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे सबसे पहले ये बैन होना चाहिए, क्योंकि वी आर सेटिंग द एग्जाम्पल, वी शुड बी द फर्स्ट वन कि हम उसको स्टार्ट करें। यहाँ पे आप बैन करोगे बच्चों को भी, और स्पेशली ये जो कैंटीन्स में ये जो आपने देखो चिप्स का ये जो कल्चर चल पड़ा है नया, जूसेस का टेट्रा पैक्स में जो आते हैं वो बंद होना चाहिए, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो भी होना चाहिए। क्योंकि स्कूलों में ज़्यादातर जितना भी आप वेस्ट देखते हो वो इन्हीं पैकेट्स का ही होता है, और कोई बाहर का वेस्ट तो वहाँ पे आएगा नहीं। इन्हीं चीज़ों का वेस्ट जो है जो एक्यूमुलेट होता है, एंड अगेन हम लोग इसको वापस म्यूनसिपैलिटी को दे देते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं धीरे धीरे आने चाहिए। मैं केरला का एग्जांपल देना चाहूँगी कि वहाँ पे चाहे आप किसी छोटी सी रेडी पे चले जाओ या किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, वो अभी भी आपको जो उनके ईटेबल्स है वो उसको बनाना लीफ पे ही देंगे और हाथ से ही खाने के लिए देंगे। कि हम जम्मू में ही आके डोसे को भी चम्मच के साथ, नाइफ के साथ खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पुराना कल्चर है उसको फिर से रिवाइव करना चाहिए। दूसरी बात, राजस्थान का एग्जांपल देती हूँ, वहाँ पे साड़ी कल्चर अगर बहुत है तो अपनी साड़ीज़ को वेस्ट नहीं करते हैं, ओल्ड साड़ीज़ को वो बैग्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको वो अपने मार्केट में कुछ भी शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ग्वाटेमाला एक कंट्री है, जब वहाँ पे उन्होंने बैन करना चाहा अपना जितने भी सिंगल प्लास्टिक यूज़ की चीज़ें हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उनको सब्सटीट्यूट्स दिए, फिर उठाए उन्होंने। हमारे यहाँ पे पहले उठाते हैं, बाद में सब्सटीट्यूट्स की बात करते हैं। सर ने बात की कि लोग भी चेंज नहीं होना चाहते, लोगों की भी डिमांड है। जब लोगों को सब्सटीट्यूट्स ही नहीं मिल रहे हैं तो वो हाउ विल दे चेंज। जब आप मुझे कहते हो कि इस ग्लास में पानी नहीं पीना है, ये हानिकारक है, हम आपको ये देंगे, तो डेफिनेटली मुझे पता है ये मेरे लिए हानिकारक है, मैं नहीं पीऊँगी, मैं दूसरे में ही पीना चाहूँगी। इसलिए सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी हमारे और आइटम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, हम लोग जूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, बैम्बू जो कि इन अबंडेंस है जम्मू इंडिया में, उन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नॉर्थ ईस्ट से ही एक गिफ्ट आया था, तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें थी बैम्बू से बनी हुई थी, और वो जो बैग था जिसमें उन्होंने पार्सल बेचा था वो भी बैम्बू का था, और वो गिफ्ट मिले मुझे आज कोई 7 साल हो गए हैं। वो मैं वही बैग अपना स्कूल में जाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ना वो ख़राब होता है, यूजेबल भी है। तो क्यों ना ऐसी चीज़ें हम लोग अपने भी यहाँ पे लागू करें, उनका इस्तेमाल करें और मार्केट में रेडीली अवेलेबल करें, ताकि लोगों को पता कि हमारे पास ये ऑप्शन है। और बात कही मैंने बिहेवियरल चेंजेस की, तो जैसे कि हम लोग को बड़ी आसान लगता है, मार्केट में जाओ, कुछ भी ख़रीदना है तो पैकेट में लेके वापस आ जाओ। क्यों ना हम अपने घर से ही ऐसे करें कि नहीं, अपना ही बैग लेके जाएं। जब उस चीज़ की डिमांड ही हम नहीं करेंगे तो वो चीज़ क्यों लाएंगे, है ना? क्योंकि हर किसी को अपना बिजनेस चलाना है, तो अगर हम उनके बिजनेस को कहीं ना कहीं चेंज करें कि नहीं, ना ही आपके लिए हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं इससे रिलेटेड, हमारे भी, तो क्यों ना इसको चेंज करें। तो ये अगर शुरुआत की जाए स्कूल से, क्योंकि मुझे लगता है हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन अभी इतनी ज़्यादा लिटरेट नहीं हुई है, तो अगर हम स्कूलों से इस्तेमाल करेंगे, ये जो यंग माइंड्स को अगर हम मोल्ड कर सकते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो मैसेज है वो पूरे समाज में जाता है। और अभी भी अगर हम शुरुआत कर सकते हैं तो मुझे लगता है आगे आने वाले जो हमारे 10 साल हैं वो कहीं ना कहीं इस कंडीशन से बेहतर होंगे। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग उठाएंगे, तो एक बड़ा स्टेप जो है वो ज़रूरी है कि वो जल्द ही आ जाएगा। और अगर स्टार्ट की जाए स्कूल से, तो जी हाँ, मैं भी अब ये जो बैन अगर लगा है, तो अगर अपना एक इंडिविजुअल पार्ट करना है, तो जी हाँ, मैं भी बड़ी ज़्यादा NGOs के साथ जुड़ी हुई हूँ, एक अध्यापिका हूँ, तो मैं भी अपना कोशिश करूँगी, जितना मैं कर सकती हूँ मैं वो अपनी तरफ से करूँगी। और अगर हर इंसान ये सोच के चल रहा है कि हाँ, हमने कुछ ना कुछ करना है इससे रिलेटेड, तो आई थिंक थिंग्स आर वेरी ईजी। डॉक्टर विनोद, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, प्लास्टिक लाओ और थैला पाओ। क्या आने वाले समय में उस ड्राइव को और भी शिद्दत से जम्मू शहर में देखने को मिलेगा?
बिल्कुल सर, हमारे इस वक्त 3 ड्राइव चल रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से बैन हो चुका है। एक मॉर्निंग को हमारा ड्राइव होता है, एक आफ्टरनून को होता है, एक इवनिंग में भी शुरू कर दिया हमने। पहले इवनिंग में नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों ने डिमांड की, जैसे मैडम की डिमांड थी, जो हमारी लेडीज़ हैं तो उसमें खाना जो है अभी भी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो चुका है, तो इस करके इवनिंग जो ड्राइव शुरू किया गया है वो स्पेशली लेडीज़ के लिए किया गया है, फूड पॉइंट्स के लिए किया गया है, कि वहाँ पर कोई भी इंसान जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल ना करे। तो उनके पास उनको मिल जाता है, या उन्होंने घर में रखा हुआ है, या उनको पता नहीं है, इसका कोई कुछ भी कारण होगा, लेकिन हमारी ड्यूटी यही है कि उनको अवेयर भी करना है और वहाँ जाके उनको सीज भी करना है, और एज़ पर द बिजनेस जो है उसके अलावा फाइन भी करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से सारी एजेंसीज और गवर्नमेंट की भी है इसमें विषय है, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की इसमें विषय है, ये चीज़ का ख़त्म होने वाली है। और हम सबको मालूम चल चुका है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत हानिकारक है। सभी लोग इसके बारे में बातें करते हैं, मैं देखता हूँ कि भाई ये जो इसकी डिजीज़ होंगी, किडनी ख़राब होगी, लीवर ख़राब होगा, है ना, कैंसर्स होंगे, स्किन कैंसर्स होंगे, क्योंकि जो जितनी भी ये डाइस होती हैं जो पॉलीथीन मिक्स हो जाती हैं, और जो एम्बुलेंस बनते हैं वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो लेकिन जब हम बहुत सारी ड्राइव करते हैं तो एक रिएक्शन भी आता है, बिजनेस कम्युनिटी से आता है, लोगों से आता है कि आप अल्टरनेटिव्स क्या दे रहे हो। मतलब उनकी जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है, बट मुझे लगता है मैडम हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। हमारे पास स्टील के बर्तन हैं, आप मंदिर में जाइए, लंगर्स में जाइए, लोगों ने स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और वो बहुत अच्छे हैं, उनको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। और पॉलीथीन जो है कॉस्टली भी पड़ता है, हमको एक बार लेते हैं उसको हम थ्रो करते हैं, और उसके बाद हम लोगों को ये मालूम नहीं कि जिसको हम नाली में फेंकते हैं, बरसात के मौसम में बहुत सी गालियाँ हमें पड़ती हैं, लेकिन वो सारा सामान उनके घर में वापस आता है। हो सकता है कि उसका फेंका हुआ उसके घर वापस नहीं आता हो, लेकिन किसी और का सामान उसके घर में वापस आता होगा। तो अभी जो ड्राइव चल रही थी, हमारे जो डीप ड्रेन्स हैं, स्मॉल ड्रेन्स हैं, जब उनको डिसिल्टिंग की हम कोशिश कर रहे थे, तो घर का सामान इतना मिल रहा था नालों में, ऐसा लग रहा था कि लोग जो हैं जब किसी सामान से थक जाते हैं, चाहे वो साड़ी है, चाहे वो मैट्रेसेस हैं, वो सारे नाले में हमको मिलते हैं। और पॉलीथीन बहुत मात्रा में होता है, और इसमें बहुत सारा कसूर जो है वो जो पानी की बॉटल्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं बीच में, और वो अच्छी तरह से ब्लॉक करते हैं। तो हमें तो दोनों तरफ से जो है वो रिएक्शन है। एक तो ये भी है कि आप हमें अवेयर नहीं कर रहे हो, हमारे से ज़बरदस्ती कर रहे हो, हमें फ़ाइन कर रहे हो, ऊपर से ये भी है कि नालियाँ साफ़ नहीं करते आप, इसलिए जो है पानी हमारे घरों में आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों की सोच जो है वो वहाँ तक जानी चाहिए कि भाई मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है, जैसे सिटीजन मेरे भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, जैसे मैडम कहती है मैं कंट्रीब्यूट करूँगी, ऐसे सभी लोग कंट्रीब्यूट करें। हम कम से कम इन चीज़ों को नालों में ना फेंकें, हमें दे दीजिए, हम इसको रिसाइकिल करेंगे और हमारी इनकम बन जाएगी, म्यूनसिपैलिटी की इनकम बन जाएगी। तो आने वाले समय में यही है कि 2 डस्टबिन जो है इस्तेमाल की जाएंगी, ड्राई के लिए अलग, वेट के लिए अलग, घर से ही उनको सही किया जाएगा। और बहुत स्टेट्स में बड़े सारे बच्चों की ये पॉकेट मनी है, वो ड्राई वेस्ट को जो है इकट्ठा करते हैं, महीने के बाद सेल करते हैं और अच्छी इनकम बनाते हैं। और कुछ लोग तो जैसे सर ने बोला कि मैन्योर बनाते हैं घर में, उनको पता है कि अगर सारा सामान हम इकट्ठा करेंगे, जो वेट वेस्ट है वो 6 हफ्ते के बाद खाद बन जाएगी, और उस खाद को अपने किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, किसी फ्रेंड्स को दे सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो ये वेस्ट जो है, इसका नाम क्या वेस्ट होना चाहिए या वेल्थ होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सोर्स ऑफ इनकम भी है हमारा। इसको हम खुद वेस्ट बना रहे हैं, एक वेल्थ को हम वेस्ट बना रहे हैं और सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नेचुरली वो हमारे लिए क्रिएट होती है। हम ड्राइव करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, एक दुकानदारों की, लोगों की, आप अल्टरनेटिव दीजिए और लेकिन हमें ये होता है कि एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट कि जो चीज़ बैन है हम उसको अलो नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबके व्यू सुन के, और आपके पास थैंक यू वेरी मच, क्योंकि एक लोगों को दोबारा मैसेज किया है कि जो कैरी बैग्स हैं वो 75 माइक्रोन से ऊपर ही लें, उसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है, वो काफ़ी मोटा होता है, और अगर उस पर स्टैम्प नहीं है तो मत लें उसको। और दुकानदारों को भी मैं ये थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप भी जब कोई जो पॉलीथीन देते हैं तो 75 माइक्रोन देख के लें, ऐसा मत लें। और हम दिल से कोई आपको फ़ाइन नहीं करते, ये एक कंपल्शन है, एक मजबूरी है कि क्योंकि आपने कोई गलत काम किया है तो आपको फ़ाइन होगा, कंपाउंड होगा। और इसी तरह से मेरी लोगों से भी विनती रहेगी कि जब कोई वो लंगर वगैरह लगाएं, जब अपने घर में कोई छोटी मोटी पार्टी करें तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। और
स्टील के बर्तन जो है मैं और भी एक रिक्वेस्ट करना कोशिश करूँगा, जितनी हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारा से हैं, उनको भी खूब मात्रा में स्टील के बर्तन रखने चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो वहाँ से लेके और उनका इस्तेमाल कर सकें। तो अल्टरनेटिव्स जो है वो ढूंढने से मिलेंगे। अगर हम बोलेंगे कि अल्टरनेटिव्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है। हम ही गवर्नमेंट है, अल्टरनेटिव्स भी हमें ही ढूंढने पड़ेंगे। और हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो आई थिंक हमारे देश के साइंटिस्ट वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट हैं, वो लगे होंगे कि ऐसा कोई अल्टरनेटिव मिले जो है वो सेफ़ हो, ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ़ हो और बिजनेस कम्युनिटी के लिए सेफ़ हो। आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव कि ऐसा कोई दिन आए कि ऑल्टरनेटिव्स और मिले। लेकिन जब तक नहीं मिलते हम ये अलो नहीं कर सकते लोगों को कि आपकी हेल्थ ख़राब हो और हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो। हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और वो शुरुआत हो चुकी है, और फिनिश करना होगा कि एक दिन ऐसा आए कि हम पॉलीथीन को, जो हार्मफुल पॉलीथीन है, उसको हमेशा के लिए त्याग दें। रणदीप जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक अल्टरनेटिव तो हमारे पास विकल्प भी है। पत्तल ढूंढूं की अगर बात करें, हमारे भोजपत्र जो ट्रेडिशनल चलते आ रहे हैं वो एक विकल्प बेहतर हो सकता है। संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा, जो चिप्स और लेस वगैरह की बात की है, सर ने जिक्र किया EDR का, उस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कैजुअल एटीट्यूड उनका आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए? और अंत में क्या एक संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? विवेक जी, जैसे मोनिका मैम ने भी बात की थी, अब सर ने बताया कि यहाँ तक पॉलीथीन का इशू है, वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं बना सकता है। उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, स्टैंपिंग होती है। ये जो भी दुकानदार हैं या जो भी ट्रेडर्स हैं, उनको इंश्योर करना है कि सिर्फ रजिस्टर्ड और स्टैम्प्ड पॉलीथीन ही लेना है जो 75 माइक्रोन से ऊपर हो। जहाँ तक आपने इसकी मल्टीलेयर प्लास्टिक की जो चिप्स और अंकल चिप्स के पैकेट आते हैं, इसकी ये है कि एक तो ये नॉन रिसाइक्लेबल है और इनका अल्टरनेटिव अभी तक मार्केट में नहीं आया है, इसीलिए ये चल भी रहे हैं। लेकिन जैसे सर ने बताया कि EPR है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसको कवर किया गया है, इसको कवर किया गया है। ऐसा कि जितना कोई इंडस्ट्री, जितना कोई ब्रांड ओनर, जितनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा, उसको सेम क्वांटिटी में उसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में वापस लेना है, चाहे वो रिसाइक्लेबल हो, चाहे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाए या पायरोलिसिस प्रोसेस में जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी रिसेंटली गाइडलाइंस इशू की हैं बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, तो उसको और एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको देख रहा है और इसकी एनुअल रिपोर्ट जो है ली जाती है। और अंत में ये मैसेज देना चाहूँगा मैं, जैसा कि सर ने कहा कि अल्टरनेटिव्स हमें ज़रूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है, हमें खुद ढूंढने हैं। जैसे पॉलीथीन बैग, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा देर नहीं हुई इसको आए हुए, हमारे क्लॉथ बैग हैं, जूट बैग हैं, हमने ये JMC की तरफ से और NGOs काम कर रही हैं कुछ, उनकी तरफ से प्लास्टिक लाओ थैला ले जाओ। हमने भी 5 जून से एक मंथ लॉन्ग अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन ड्राइव की, उसमें हमने हज़ारों की तादाद में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं यहाँ पे, ये हमारा रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उनकी तरफ से भी उनको सपोर्ट किया जाता है। हमारी जो गांव की लेडीज़ हैं वो पुराने कपड़ों के वो क्लॉथ बैग बनाती हैं और उनको भी सपोर्ट मिलेगी। इसका तो अल्टरनेट है, कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक इसका सिंगल यूज़ प्लास्टिक का है, इसका PLA बेस जो है जो डिस्पोजेबल बन रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि डिस्पोजल तक ना जाएं। जब हमारे पास स्टील के हैं बर्तन तो वही यूज़ करने चाहिए। और गुरुद्वाराज में, आश्रम्स में ये काफ़ी क्वांटिटी में होते हैं और वहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं हो रहे हैं, और इवन बैंक्वेट्स ने बंद कर दिए हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं कि वहाँ पे यूज़ नहीं होने हैं, रेस्टोरेंट्स में नहीं हो रहे हैं। इसका काफ़ी कंट्रोल हो गया है। और जो नहीं हो पाया है, कुछ और चीज़ें अभी 1 जुलाई से जो बैन हुई हैं, तो हमें सबको मिल के, जैसे मैम ने कहा, स्कूल लेवल से बच्चे बहुत जल्दी जो है उसको कंसीव करते हैं किसी भी मैसेज को, तो वहाँ से शुरू करना है। और जैसे मैम ने कहा, मैं शुरुआत करूँगी, गिफ्ट आया था वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बस यही कहना है, येस आई कैन एंड आई विल। शुरुआत आपको अपने से ही करनी है, क्योंकि अगर प्लास्टिक की पॉलीथीन की बात करें तो ना केवल ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ये पूरा इसका डिस्पोज नहीं होता है, पानी के ज़रिए या फिर भूमि के बाद जो हम अन्न खाते हैं या पानी लॉन्ग टर्म बोतल में रहता है वो पीते हैं, तो नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे भीतर आते हैं और हार्ट
डिजीज़, कैंसरस, किडनी की प्रॉब्लम, तरह तरह की प्रॉब्लम हमारे भीतर है जिसका हमें पता भी नहीं चलता। और अगर अपनी सेहत और उसके साथ साथ अपने पर्यावरण को बचाना है तो एक शुरुआत हमें अपने भीतर से करनी है, अपने भीतर आत्मचिंतन करना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब बनता है। हम सब अगर छोटा छोटा योगदान करें तो निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन हमारे समाज में, हमारे देश में आ सकता है। और पॉलीथीन का एक अल्टरनेटिव, उसको इस्तेमाल करना सीखें और तब जाकर इस पॉलीथीन के दानव को हम नियंत्रित कर पाएंगे। रणदीप सिंह जी, डॉक्टर विनोद जी, प्रोफेसर अनिल जी और मैडम मोनिका जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।